खबरें में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सईद काजी। कुछ खबरें तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक बयान आया है और वो IMF को क्या ये मुनासिब होगा, इस इंतहाई एक इकनॉमिक स्ट्रेट्स हैं, मुश्किल तरीन हालात हैं, इस पर हम माहिरीन की राय भी लेंगे और माहिरीन माशियात से भी पूछेंगे क्या इसका कोई मतलब है। PTI इस बार इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा पाएगी दोबारा, उसके क्या सूरत हाल होगी। और फिर एक फैसला आया कि साबिक जजेज जो अगर इस्तीफ़ा दे भी दें तो जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई जारी रह सकेगी, तो क्या साबिक जजों के खिलाफ भी कार्रवाई चलेगी। और उधर बिजली टैरिफ में इजाफे से पहले ही जो एप्टमा है उसने कहा है जी 70% जो हमारी है बंद हो जाएगी जो इंडस्ट्री है। पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर खान जदून, माहिर कानून हैं, अजहर सिद्दीक साहब भी माहिर हैं, और हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर ये फरमाइए कि ये बयान सियासत में तो चलें मुखासमत मुखालफाना बयान आते ही रहते हैं, तो ये IMF को इस वक्त जब अब अप्रैल में तो हमारे लिए बहुत बर्बादी होगी अगर हमें प्रोग्राम ना मिला, तो आप इस बयान को क्या समझते हैं और कैसे आपका टेक क्या है इस पे, जनाब हसन मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखें, IMF के जो चैलेंजेस हैं उनको या उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना जो है वो वाकई एक बड़ा मुश्किल मरहला है और उसके लिए बड़े मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। और ये आने वाली जो भी हुकूमत है वो कोई इतना आसान टारगेट नहीं है उनके पास कि वो उसको बड़ा आसानी से अचीव कर लेंगे और IMF से वो कोई सुरखरू हो जाएंगे। उसके लिए पहले महंगाई में पिसी हुई कौम और फिर इलेक्शंस, और वो भी इतने मुतनाज़ा नताइज के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस तो बनेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लेकिन ये क्या बयान देना रिस्पॉन्सिबल है? यानी ये जो इस वक्त तो ये हमारे लिए यूं समझे ना कि ज़िंदगी की एक क्या कहते हैं लाइफ लाइन है IMF, अगर अप्रैल में हमें शदीद ज़रूरत है और वो कह रहे हैं जनाब कि इनके बंद कर दें, तो इस पे क्या आपका टेक है? देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं उनकी वजह से नुकसान तो यकीनन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह इसको लाइफ लाइन भी हमें नहीं समझना चाहिए। कौम का हर बंदा, हर बच्चा ये बात समझता है कि हमारी मुआशी हालत क्या है। उसके लिए हम सारों को जो है वो कुर्बानी देनी चाहिए, सोचना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए और हालात के मुताबिक अपने आप को भी ढालना चाहिए। IMF से जान जब तक नहीं छूटेगी, हम तो इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। आए रोज़ जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसके बगैर चल नहीं पाती। और मैं तो एक वक्त में ऐसे देख रहा था कि ये जब कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं था तो IMF को ही डायरेक्टली दे देते कि आप ही चला लो इसको और लेते रहो और करते रहो। IMF से हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत है जी। ये बिल्कुल हसन मुर्तज़ा साहब ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बल्कि पहले दिन से ही हम तो इन सारे प्रोग्राम्स के ख़िलाफ़ थे। मगर जनाब अजहर सिद्दीक साहब, अब किसी को अगर हेरोइन लग गई है, मैं इसे हेरोइन ही समझता हूँ, एडिक्ट हो गए हम, तो उसको छुड़वाने के भी कुछ तरीके होते हैं। एकदम से तो सान इर्तहाल भी हो सकता है मरीज़ का, तो हाउ डू यू लुक एट। और फिर इस पर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें सेनेटर साहब जो हैं अली भाई वो उन्होंने ये मुतालबा किया IMF से, तो आप इसे कैसे देखते हैं जनाब अजहर सिद्दीक साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब, जो बात समझने वाली है। हसन मुर्तज़ा साहब में यही क्वालिटी है, उन्होंने हकायक बता दिए हैं कि हमें IMF से जान छुड़ानी है। अब हम IMF से जबरदस्ती कहा कर, मेरे ख्याल में हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए जी तोड़ देंगे। 40 सालों से बड़े बड़े दावे किए हुए हैं, बड़े बड़े दावे किए हुए हैं। आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है, जारी रखिए। देखिए, अच्छा है कि मैं ईदू करके मिन भी नहीं लब सकती। जी जो बड़े बड़े दावे किए हुए थे इन्होंने कि हालात क्या है। IMF से तो जान आपने छुड़ानी है, IMF से जान इस तरह तो नहीं छुड़ेगी आपकी। दूसरी जो बात यहाँ तक है, IMF जब लोन देता है तो वो जमहूरी हुकूमतों को देता है, वो सर्टन पैरामीटर्स हैं, उसके सर्टन कंडीशंस हैं। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की है,
ना हम ऐसी कोई बात करने जा रहे हैं कि जनाब कर्जा ही ना दें। हमने कहा जनाब कर्जा देना है तो ये पैरामीटर चेक कर लें। इस मुल्क में जमहूरियत है का इलेक्शन सही हुए हैं क्या, आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं? हमने कोई गलत क्या कह रहे हैं? हम तो जो पैरामीटर करना है, इन्होंने कॉर्नर लगा दिया है। हमारी अदालतें आपके सामने हैं, इलेक्शन कमीशन सामने है, तो कहां दादरसी लेकर जाएं हम? आज भी 200 से ज्यादा इलेक्शन कमीशन में जहांगीर जदून साहब बैठे हैं, मैं भी आया हूँ। तो शायद इलेक्शन जो है वो चैलेंज हो गए हुए हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें तारीख में इतने अदर सिद्दीक साहब, मैं दोबारा वापस आता हूँ आपकी तरफ। थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आवाज़ ज़रा नहीं आ रही। मैं जदून साहब, ये एक तरफ बात तो दुरुस्त है, हसन भाई ने जो बात की वो भी बिल्कुल इस पर हमारे दिल की आवाज़ है कि भाई हमें इस दलदल से निकालें। जिस तरह वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली एंड इकोनॉमिकली तो हुकूमत हमने उनके हाथ में दे दी है, कुछ ना टैक्स लगा सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं। मगर एट दिस पॉइंट जब हम शदीद माशी बुरान के धाने पर खड़े हैं और अप्रैल का प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका नतीजा देखें। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि डॉलर कहाँ जाएगा? गरीब पिसना तो गरीब आदमी ने है, यानी उसके प्रोग्राम की वजह से भी गरीब आदमी पिस रहा है। और अगर इस तरह से आप फौरन विड्रॉ करते हैं तो फिर क्या होगा? इस पर ज़रा आपका टेक भी आ जाए और अदर सिद्दीक साहब की राय भी आपने सुनी। जनाब जदून साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, अब IMF का जो भी प्रोग्राम होता है वो एक सर्टेन कंडीशन में लिया जाता है। अगर कोई मुल्क जो है उसकी ग्रोथ ठीक हो, उसके पास अपने रिजर्व ठीक हो, तो वो आपको पता है कि एक आया था PMLN की गवर्नमेंट में कि उन्होंने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। लेकिन उसके बाद जो जब PTI की गवर्नमेंट आई है तो फिर माशी मुश्किलात इतने ज़्यादा थे कि IMF आपको एक, जिस तरह आप किसी से इंटरनेशनल जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कम से कम इतनी ठीक है कि दूसरे जो एशियन बैंक है या दूसरे इंटरनेशनल बैंक है वो रिलाई करते हैं। अगर आप अचानक IMF से इस सूरत हाल में निकलेंगे तो आपके पास कोई सेकंड या कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी नहीं है कि आप किस तरह जो आपके माशी जो मसाइल हैं उनको कूप अप किस तरह करेंगे, उनको किस तरह सोल्यूशन करेंगे। अब तो आप भी कह सकते हैं मैं भी IMF से निकलो या हमें चुंगल में फंसे गए, लेकिन अब निकलने से बाद या निकलने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है कि हम अगर IMF से निकलते हैं तो हमारे मुल्क की जो ग्रोथ है या इन्फ्लेशन है या इसके रिजर्व हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि IMF से निकलें, तो फिर तो हम और मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। IMF चलो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई खुशी से IMF का प्रोग्राम नहीं लेता, लेकिन जो एक बंदा अगर मिसाल एक शख्स की ले लें, एक गरीब गिराने की ले लें, उसके पास खाने पीने के लिए नहीं है तो वो कर्जे के अलावा उसके पास क्या चाह रहा है। लेकिन ये कि कर्जा लेके उसको आप यूटिलाइज किस तरह करते हैं। आप अपनी जब तक एक्सपेंडिचर को कम नहीं करेंगे, उसके लिए कोई आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर उस कर्जे का गलत इस्तेमाल ही आज हमें यहाँ तक पहुँचा के ले आए। हम आप देखें ना, कर्जा लेते हैं, कर्जे का उतारने के लिए उसके इंटरेस्ट के लिए कर्जा ले रहे हैं। तो जो कर्जे का बेसिक मकसद ये होता है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करें और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो इंडस्ट्री पर जो है ग्रो करके या इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करके आप उस लोन का इंटरेस्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है किसी बैंक से लोन लेके वो अपने घर और शादी कर लेता है तो वो तो प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं है, वो तो कर्जा फिर किस तरह ख़त्म करेगा। लेकिन एक दूसरा शख्स जो है वो अपना एक कर्जा लेके आपने कोई छोटी मोटी कारोबार डेवलप करता है, जैसे उसको मंथली पैसे आते हैं तो वो कर्जा भी उतार सकता है, अपना कारोबार भी चला सकता है और इस तरह एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी पैदा। अच्छा, एक और हम तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन एक आम बंदा गरीब बंदा जो है जिस तरह सर्वाइव करता है उसी तरह गरीब मुल्क का हाल होता है, वो उस तरह सर्वाइव करता है। उसके लेकिन वो तो जदून साहब, ये तो हसन मुर्तज़ा साहब की बात ठीक है ना, खा कर्जा कोई गया पे इस मुल्क के अवाम कर रहे हैं। और ये जो है जो आगे भी कर्जा आ रहा है, कौन सी इंडस्ट्री लगी है जो थी वो हमने टके टोकरी करके बेच दी, प्राइवेटाइजेशन ने बेड़ा गर्क कर दिया। आई एम सॉरी, मैं बड़ी अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ, आजकल की जो माशी शराफिया है वो मेरे इस बात को बड़ा एक दकियानूसी बात समझती है। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब हजूर, ये जो आपने हुकूमत साजी में अपना हाथ दिया, मतलब अपनी मदद दी है इनको, आपकी कैंपेन जो है, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन का तो जो मेन नुक्ता था वो एंटी मुस्लिम लीग नून था, इस पे वो पब्लिक सपोर्ट मस्टर कर रहे थे। तो इससे आपका पॉलिटिकल थोड़ा सरमाया जो है उसको डैमेज नहीं होगा हसन मुर्तज़ा साहब?
देखें जी, बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहादी हुकूमत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक अवामी जमात है, अवाम की बात करने वाली जमात है। और आप देखें इन इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर बड़ी स्पेस गेन की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी बड़ा है और उसकी सीटें भी बड़ी हैं। हमारी पिछली दफ़ा 7 सीटों के साथ हम पंजाब असम्बली में थे, इस दफ़ा हम 13-14 तक पहुंच गए हैं अपनी स्पेशल सीट्स डालकर। तो इसका मतलब है कि हमने डबल किए हैं। तो और वो सिर्फ और सिर्फ जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अपना नज़रियाती और उसका जो मैनिफेस्टो था और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मेहनत थी वो उसका नतीजा था। आज हम फिर PMLN के साथ बैठ रहे हैं और उसमें हमारा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा है। मगर मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं आपके सामने है। अभी आप खुद बात कर रहे थे कि IMF जो है अप्रैल में वो आ रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, सेनेट के इलेक्शंस हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर पीपल्स पार्टी भी आज जिस तरह हम बंद गली में खड़े हैं, पीपल्स पार्टी भी आगे नहीं बढ़ेगी तो कौन लेके चलेगा। जब जब इस मुल्क के अंदर क्राइसिस आए हैं, हमारा पॉलिटिकल लॉस भी हुआ है, तो हम पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपना किरदार अदा कर रही है। और उसी तरह अभी आप बात हो रही थी इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्री के लिए वो इन्वेस्टमेंट की जाती है लोन्स के पैसों की। मैं समझता हूँ कि हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। अब हमने एग्रीकल्चर के लिए क्या किया है। आज ही एक खबर मिल रही थी कि यूरिया 3200 से 5000 प्लस पे चला गया है। तो जब आप अपना काश्तकार मार देंगे, अपना ग्रोअर ख़त्म कर देंगे, मिडल मैन को प्रमोट करेंगे, मैन्युफैक्चरर को प्रमोट करेंगे, आप IMF से लोन लेंगे, सब्सिडीज़ देंगे और वो मैन्युफैक्चरर खा जाएगा, आपके आम आदमी तक उसकी रसाई और पहुंच ही नहीं होगी, तो कैसे आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। आप अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर करेंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं है IMF से निकलने का। आपका काश्तकार मर रहा है, शुगर मिलें हैं उसको पेमेंट नहीं कर रही, खाद इनपुट्स सारी जो हैं वो चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे सीड हो, वो महंगा होता जा रहा है। आप अपने ग्रोअर का सोचें। हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। कहते हैं कि हम तो अजीब नॉन इश्यूज पे सियासत घूम रही है, यही है। लेकिन मैं अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ आता हूँ और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये फरमाएं कि ये जो एक तो आज कमिश्नर साहब ने अपना बयान बदल लिया, आपने देखा, और ये कि ये जो आपको क्या लगता है ये आप ये PTI जो जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं वो वापस आती नज़र आ रही हैं आपको, या मामलात को आगे बढ़ाया जाए और इस आगे अभी 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 और जी अपना नहीं मिल रही, पंजाब में भी नहीं मिली, तो अजहर सिद्दीक साहब आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपना काजी साहब, पाकिस्तानी तारीख में ऐसे इलेक्शन ना आपने देखे कभी ना मैंने देखे। ये पिछले 2 साल से जो क्या होता रहा है, कैंडिडेट उठा लो, पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए क्या हुआ, सारी सियासी जमातें मुंह उठा के देखती रही। मैं 5 जून से कहता हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। उसको छोड़े सिर्फ इलेक्शन का जो प्रोसेस आ जाए, निगरान हुकूमतों के दौरान क्या कुछ हुआ है, यानी अब तो हमारे पास एविडेंस इतनी ज्यादा आ चुकी हुई है कि इलेक्शन से पहले भी 70 के करीब उम्मीदवार या उनके सपोर्टर्स को उठा लिया गया। फिर कितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, कितनी अपीलें फाइल हुई, कितने हाईकोर्ट में रिटें गई, कितना सुप्रीम कोर्ट गया। अभी भी कोई 250 के करीब 859 में से 25% के करीब इलेक्शन जो है ना तो फॉर्म 45-47 के ऊपर चैलेंज हो गया। और मैंने आज इलेक्शन कमीशन में कहा है, मैंने कहा आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ मत भेज दीजिएगा, ये तो सीधा सीधा इशू है 45 और 47 का, और नजर आ रहा है सारा कुछ। प्रॉब्लम यहाँ यही है कि जो मैंडेट है, मैंडेट नहीं दे रहे, और अवाम देखिए हमारी बात नहीं है, अवाम कबूल करने के लिए तैयार। अवाम ने जो वोट दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, 2/3 उनकी अक्सरियत थी, और उनको मौका मिलना चाहिए था कि आपने 2 साल से जो हालात ऐसे बना लिए थे। और जहां तक बात है ना कमिश्नर का बयान बदलने का, वो आपको पता होना चाहिए। खावरमान का गिरफ्तार हुआ तो क्या हुआ, आपके सामने की बातें हैं। हमारे कितने लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई वो सामने है, कितने आगे टीवी इंटरव्यू दिए सामने है। फिर हमने वो आजम खान का बयान भी आपने देख लिया, तो वो इस तरह के बयानों शयानों पे नहीं, वो जो बयान अपनी मर्जी से फ्री विल से दे गया है
और अपने तरीके से जब सब कौम को बता गया है, हमारे सामने भी हैं। मैं अब तो इतने सबूत आ चुके हैं, आपने वो देख लिया कि वो कागजात नाम जो बैलेट पेपर है बाहर छपा कर, लोग कहते हैं कि वो हो नहीं जा, वो भाई वो बैलेट पेपर वहां से अंदर से निकल के आया ना, इलेक्शन कमीशन से आके बाहर छप रहे हैं, और वो कौन निकाल के लाया? ये और निकाल के ला के आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ निकाया। अदर सिद्दीक साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जंगीर जदूद साहब, ये जिस तरह अभी हसन मुर्तज़ा भाई ने भी कहा कि यार ये कंट्रोवर्शियल रहा ये इलेक्शन, और ये जो आपने बात सुनी, अब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक तरफ हम अब कैसे आगे बढ़ें, हाउ टू गो ऑन? ये जो माशी चैलेंजेस हैं, सियासत भी हमारी इस तरह, तो कैसे देखते हैं जदून साहब आप? देखें, जितने भी चैलेंजेस हैं होते हैं, कौम के फेस करने पड़ते हैं होते हैं, लेकिन हमारे चैलेंज तो खुद पैदा करते हैं। अभी देखें ना, अगर इलेक्शन मतलब फेयर कहते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हुई है, इसमें तो कोई बंदा पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि जी 100% जो है इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए। इलेक्शन तो पाकिस्तान के अंदर पूरी हिस्ट्री आप देखें पिछले 76-77 ईयर की, तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है इलेक्शन के अंदर, और कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हुए। तो लेकिन उसके लिए फोरम मौजूद है, जिस तरह अभी अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन पिटीशन की हुई है, तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंटली अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे किसी के साथ ज्यादती हुई है उसका इजाला करे। इलेक्शन कमीशन का यही काम है। और उसके बाद आगे जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ये जितने भी इदारे हैं, इन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर जो है, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है इलेक्शन में, वो समझते हैं कि फॉर्म गलत है या उसको रिगिंग हुई है, तो उसको एड्रेस करें। इसीलिए फोरम बने हुए हैं। लोगों के टैक्स पेयर के पैसे जो है उनकी तनख्वाह पे जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा उसके अंदर केसेस आए हैं, और वो सुन रहे हैं, और सुन के हम तो यही तो करते हैं कि वो मेरिट पे फैसला करें। हसन मुर्तज़ा साहब, ये बात तो बड़ी ब्रेक है, मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए, वो ये है कि क्या हमारा जो रियासती ढांचा और स्ट्रक्चर जो है, एक तो किसी इलेक्शन पे किसी का इत्तफाक ही नहीं है, और जो दाद रसी है उसका निज़ाम कितना मौसर है, होती है या नहीं होती? पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं हसन मुर्तज़ा साहब, उनसे पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं थोड़ी सी आपकी याद ताज़ा करना चाहता हूँ, और वो ये कि पहली दफ़ा हमने जो सुना था कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। अब ये फरमाएं कि इन तमाम बातों के हवाले से हर पार्टी में सन्नाटा है। ठीक है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी मसला होगा, इन मसाइल का हल होना चाहिए, लेकिन बुनियादी जो पार्टियां बनाई जाती हैं या बनाई गई थी, तो आपको लगता नहीं कि तमाम पार्टियां इस बुनियादी मंशूर से नाराफ करके अब इशराफिया के मफादात को आगे बढ़ाती हैं? हसन मुर्तज़ा साहब, देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसी तरह है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, और अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि हम नॉन इश्यूज़ की तरफ चले गए हैं, इश्यूज़ को हमने छोड़ दिया है, इश्यूज़ की पॉलिटिक्स नहीं हो रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इश्यूज़ की पॉलिटिक्स की है। हमारे पास पंजाब के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, फेडरल में भी हम नहीं रहे, लेकिन जब 2008 से 13 तक हम थे, तकरीबन कोई 60 लाख के करीब उस वक्त भी रोज़गार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। और मेरा ख्याल है जो हमारा बुनियादी नारा था रोटी कपड़ा और मकान का, तो वो यही था कि हम रोज़गार देंगे जिससे लोगों की घरों में खुशहाली आएगी, उनका चूल्हा चलेगा। और अगर आप सिंध में तशरीफ़ लाएं और आप देखें कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को घर बना कर दिए हैं, चाबियाँ हैंड ओवर की हैं प्रैक्टिकली। जो जिस तरह तरीके इंसाफ का नारा था कि हम 50 लाख देंगे और वो नहीं दे पाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर घर दिए हैं। आज भी वो मौजूद हैं घर, आप जाके देख लें। एक शोर और वावेला होता था कि थर के अंदर जी बच्चे मर रहे हैं भूख से, डोर स्टेप पे उन्हें जो है खुराक की कमी उनकी दूर की जा रही है, और उनको वो खुराक मुहैया करती है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तो कहीं ना कहीं हैं। बाकी जमातों की भी प्रायोरिटीज़ में शायद ये शामिल हो। थोड़ा सा लगता है हसन भाई, थोड़ा सा लगता है कि जमात का मैं हो गया। लेकिन अब मैं आगे चलता हूँ। जहांगीर खान जदून साहब, ये इंट्रा पार्टी वाला जो फैसला आया था, इसे आप कैसे देखते हैं?
और अब दोबारा ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप वाकई ये समझते हैं कि ये इलेक्शन जिस तरह से हुआ है, लगभग इसमें जितनी धांधली की बात हुई है इतनी माजी में होती थी, ये डिफरेंट है, ज़्यादा है, कम है? आप कैसे देखते हैं जदून साहब? नहीं, देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनमें मेरिट बेस्ड इलेक्शन नहीं होते, ये तो मानने की बात है। अगर कोई बंदा बिल्कुल कहता है जी पार्टी के अंदर मेरिट बेस्ड इलेक्शन होते हैं किसी में भी, तो वो मेरे ख्याल में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप तो पार्टियों के इलेक्शन को कभी इलेक्शन कमीशन ने इतनी तवज्जो नहीं दी। वो कहते हैं जी बस आप हमें ये इंटीमेट कर दें कि फलाने इलेक्शन हो गए हैं। तो अब इनके इलेक्शन के बाद देखें जजमेंट आ चुकी है, अब तो कोई पार्टी जो है वो जजमेंट से बाहर जा नहीं सकती, और इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को पेनलाइज कर सकता है कि आपके इंटर पार्टी जो है वो इलेक्शन ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रेंट पहले शो की थी कि उसकी वजह ये कि जब ये इलेक्शन एक्ट 2017 अब भी नहीं लगता कि अभी जो इस फैसले के बाद भी अब रेस्ट्रेंट ही फॉलो कर रहे हैं वो, क्योंकि एक ही पार्टी देख रहे हैं? नहीं, देखें ना, पार्टी के अंदर आप ये तो माने कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए ना। अगर आप बाहर मुल्क में डेमोक्रेसी मानते हैं तो फिर पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी लाएं। पार्टी कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है देखें ना कि उनको नीचे वाले जो लोग हैं उनको ऊपर लेके आए ना। अब ये तो नहीं कि एक बंदा ऊपर आके बैठ जाए या 2 बंदे या 4 बंदे, तो वो सारी पार्टी को यूटिलाइज करते रहे, तो नीचे से जितना पोटेंशियल है। इसीलिए तो देखें ना, अब जो अब पीटीआई के अंदर लोगों की ग्रोथ हो रही है वो दूसरी पार्टियों में नहीं है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि जितने यंग लोग पीटीआई के अंदर उभर के आ रहे हैं, नई लीडरशिप या नई, चलो लीडरशिप ना कहें, जितने लोग आ रहे हैं इतनी दूसरी पार्टियों में तो नहीं आ रहे। दूसरी पार्टी तो किसी का नाम ले लें, उसमें वही सिलसिला चल रहा है जो पहले चल रहा था। तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो लेकिन मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, अकबर एस बाबर साहब फिर तशरीफ ले आए हैं और वो क्लेमेंट हैं। अब अगर मैं चला जाऊँ या मैं पीपल्स पार्टी में जाके कहूँ जनाब के नहीं है जी, आप तो नहीं है, बिलावल भुट्टो आप नहीं है चेयरमैन जी, मैं चेयरमैन हूँ, तो ये लगता है आपको या वाकई कोई गड़बड़ हुई है जो पीटीआई की फॉर्मेशन में या इसकी जो लीडरशिप की इमरजेंस जो है? अजहर सिद्दीक साहब देखिए काजी साहब, एक बात तो बड़ी वादे है कि अकबर एस बाबर के पीछे नून लीग के लोग मौजूद हैं। तो जिस तरह खड़ा किया गया, ना उसको कोई इंटरेस्ट, ना उसका कारोबार, जिस तरह लोगों को वकीलों के पीछे दे रहा है, इकट्ठा कर रहा है, उसका डाटा जरा इकट्ठा करके तो देखें, आपको अंदाजा होगा कि उसकी डोरे कहाँ से हिल रही हैं। तकलीफ होती है इस बात पे कि यानी 4 लोग आपके साथ हैं नहीं और आप पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सब जो समझने वाली बात है, मैंने एक आईनी दरखास्त दायर किया लाहौर हाईकोर्ट में, नोटिस हो गया है। सेक्शन 215 जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ है, यानी सियासी जमात को बैन कर सकते हैं अगर वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात कर दी कि भाई एक अगर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, सर्टिफिकेट नहीं दिया उसका, तो आप पार्टी बैन कर देंगे। 210 में तो समझ में आता है, तो ये 209 की बात क्या, 210 में लिखा हुआ है कि अगर पार्टी फंडिंग, अगर पैसा आपने कहीं बाहर लगा दिया है, तो वो यहाँ तो नहीं है। यहाँ जो समझने वाली बात है कि पाकिस्तान, इमरान खान का नजरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आ रही थी, वो इतना बड़ा जिन है, उसको काबू करने के लिए हर हरबा अपना लिया। यानी आपने देखे ना, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का किरदार देख ले, पहले प्रोविडेंट फंडिंग पे लगे रहे, कोशिश करते रहे किस तरह बैन करा दें, उसको नहीं हो सका, फिर तो इन्हें इलेक्शन कमीशन में आ गए, फिर तोशा खाना में आ गए, फिर पार्टी इलेक्शन में कोई एक और किसी और सियासी जमात के अगेंस्ट इस तरह के एक्शन लिए नहीं लिए। अब यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर बात इतनी है। और दूसरी देखें भाई, आपने पार्टी सिंबल लेके सियासी जमात बैन कर दी, उसको कह रहे हैं भाई आप अपनी मखसूस जिससे भी नहीं ले सकते। यानी जो लोग जीते हैं वो जीते हैं आम तौर के ऊपर, एक आम आदमी के तौर पर, इंडिपेंडेंट के तौर पर। वो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पे है, ठीक है, सिंबल उनके अलग आ गए हैं, लेकिन यहाँ ये सियासी जमातों के सर पे जाता है ये सारे का सारा सेहरा कि वो खामोश तमाशाई बन के इस निजाम को सपोर्ट करते रहे। कल उनकी बारी भी आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि इसमें सारे आप लोग नहीं चाहते, आप लोग चाहते नहीं चाहते वोट को इज्जत दो का नारा, तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है और वो लड़ेगी इस निजाम के खिलाफ। और इसमें देखिए एक और बात सोचने वाली है कि 18वीं तरमीम जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इस मुल्क की तबाही है कि इलेक्शन कमीशन जाने वाला और आने वाला जिस तरह लगा रहा है, इकट्ठे बैठकर मिली भगत के साथ के सारे लोग जो लग रहे हैं, निगरान हुकूमत सेटअप उठाकर देख लेना कि अभी आपने 90 दिन से ज्यादा तो हुकूमतें रह नहीं सकती थी, निगरान हुकूमतें, लेकिन यहाँ तो। अच्छा सिद्दीक साहब, आपकी बात मैं थोड़ा सा एक और भी आपसे टेक लेना चाहूंगा। ये जो फैसला आया है, साबिक जजेस के खिलाफ भी अब जो है वो केसेस चलेंगे, जो इस्तीफे भी दे गए हैं। सिद्दीक साहब, ये बड़ी मजेदार बात है, आपने बहुत कमाल कर दिया। अब देखिए ना, ये क्या है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल का जो स्टाइल है ये बदलना होगा।
यानी 4-5 साल बाद एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करके आपने डिले भी कंट्रोल कर दी, यानी वफाकी हुकूमत उठ के भी आ गई, निगरान हुकूमत में आ गई। और बैठिए जंगीर साहब, ये बता दें ठीक, आपका टेक आ गया। मैं अभी अभी दोनों साथियों से, जदून साहब पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, हसन भाई आपसे मादरत के साथ आपको भी टाइम दूंगा। इसको आप कैसे देखते हैं, आप बतौर वकील कि जो है वो जजेस फिर क्या अंडर प्रेशर नहीं रहेंगे, या उनकी जो जुडिशरी की जो एक है इंडिपेंडेंस, इस हवाले से समझते हैं कि ये बड़ा ऐसा इकदाम है जदून साहब? नहीं, देखें, इसमें दो राय हैं और दो तरह के व्यूज़ आ रहे हैं। नंबर एक, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जज का ट्रायल करेगी, अगर वो रिटायर होता है तो उसके बाद जो पहले तो ये प्रैक्टिस थी, तो अभी जो उन्होंने एक मुनीब अख्तर साहब और एजाज अल हसन साहब ने एक फैसला दे दिया था कि आप जो जज रिटायर हो जाएगा तो उसका फिर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो ट्रायल नहीं कर सकती, ये सीज टू बी जज रिटायरमेंट के बाद। तो अभी उन्होंने उस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील चूँकि अब अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो उस फैसले को मेरे ख्याल में रिव्यू करके उसको सेटिसाइड करके तो फिर ये कह देंगे कि जज का ट्रायल ही हो सकता है। उसमें दूसरी ओपिनियन ये है, जो एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सपोज ये एक जज ने बहुत ज़्यादा करप्शन की है और वो एज के रिटायरमेंट के 2 महीने या 3 महीने रहते हैं, उसके खिलाफ रेफरेंस आता है, वो तो फौरन कहेगा ये लो मेरा रिजाइन में घर जा रहा हूँ। तो फिर जो सिविल सोसाइटी है, लोग कहते हैं कि यार जज का इंसाफ नहीं होना चाहिए कि जज जो है वो बादशाह है कि आप वो जितना मर्जी करप्शन करे। एक ज़िमनी सवाल, इसके बाद मैं बढ़ता हूँ हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ। आपसे ज़िमनी सवाल, हमारा जो स्ट्रक्चर है, रियासती स्ट्रक्चर जो है, जो हुकूमतें हैं, आप समझते हैं कि इस कानून को शफाफ तौर पर इस्तेमाल करेंगी जहाँ डायनेस्टीज बैठी हुई हैं? जदून साहब देखिए, हमारे मुल्क के अंदर कौन सा कानून शफाफ तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, पहले ये बता दें। ये तो जिसकी चले ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। में कानून होता है वो ये इस्तेमाल करता है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक बात आपके हवाले से रेलेवेंट कही है अजहर सिद्दीक साहब ने। सवाल ये है कि अगर एक पार्टी ज़ेर अताब है तो दो तमाशा देखती हैं और फिर सबकी बारी लगती है, ये कहा है अजहर सिद्दीक साहब ने। आप इस व्यू से इत्तफाक करते हैं? अजहर साहब बड़े काबिल एहतराम हैं जी, उनकी अपनी एक राय है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं बजाते खुद जी, हमारा चेयरमैन खुद, वो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ पीटीआई के साथ ज़्यादती है, एक सियासी जमात को दीवार के साथ ना लगाएं, किसी की गलती को किसी पे ना थोप के और उस इल्ज़ाम के तहत उसको ना एक साइड लाइन किया जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके एक आम कारकुन तक कहते रहे। देखें, जब घर में आग लगती है ना तो फिर उसकी तपिश महसूस होती है। आज तो ये कह रहे हैं कि पहले किसी के साथ नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंबल नहीं छीना गया था? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन करने की कोशिश नहीं की गई थी? हमने उस पर पार्लियामेंटेरियन नहीं बनाई थी? पीपीपी जो 4 Ps थी वो किस वजह से बनी थी? यही वजूहात थी, यही हालात थे। और फिर आज तो कुछ भी नहीं, आज तो सिर्फ चंद लोग गिरफ्तार हैं, चंद लोग हैं, वो कोई इस तरह नहीं है कि कोई लोगों ने मुर्तज़ा साहब, मुझे वक्त की कमी है, जाहिर है अब एक तरह से काटे हो, जाहिर है बहुत बड़ी स्ट्रगल पीपल्स पार्टी की हसन मुर्तज़ा साहब, लेकिन अब हम आपसे उम्मीद करेंगे क्योंकि किसी न किसी तरह आप हुकूमत का हिस्सा है कि जो सिविल आज़ादियाँ हैं वो बहाल रहें और बहाल हों, अगर नहीं है। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, जनाब जहांगीर खान जदून साहब, जनाब अजहर सिद्दीक साहब। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिए। अब आते हैं उस मसले पे जो कि एक फेस्टिंग वूंड बन गया है, मईशत, महंगाई, आम आदमी, और फिर अगर ये सियासत घसीट के लाती है इसको IMF को इसमें, तो क्या होगा। हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत होंगे मईशत के हवाले से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर इकरामुल हक, मईशत और टैक्सेशन और दीगर जो अहम इश्यूज़ हैं मईशत के हवाले से उन पर गहरी निगाह रखते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो स्टेटमेंट दी है PTI ने, IMF को उन्होंने एड्रेस करके ये कहा है, ये इसका कोई असर होता है या वो ये कंसिडरेशन IMF की होती हैं, जमहूरियत, शफाफ जमहूरियत, या इसका कोई असर होगा? और इस वक्त प्रोग्राम ना लेना हमारे लिए कितना लीथल हो सकता है? डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया काजी साहब। वैसे जालिम से ये तवक्को करना कि दादरसी करेगा अंदरूनी तौर पर, ये IMF तो आपको पता है खुद भी एक जालिम इदारा है
और दुनिया में बनाया गया है ताकि थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों को काबू रखा जाए और उनको हमेशा से डेट में और उनको मईशत को तरक्की ना करने दी जाए, यानी अवाम दोस्त पॉलिसियों से दूर रखने की नियो कॉलोनियलिज्म की एक बहुत बड़ा हथियार है। मगर चलिए पीटीआई वालों की अक्ल पे दाद तो देनी चाहिए कि वो उनके को एक लेटर लिखेंगे, मगर आपने सही फरमाया कि इस वक्त प्रोग्राम में रहने से हमें फ़ायदे तो हैं, क्योंकि एक तो हम किसी जगह से भी 26 अरब रुपया जो हमें डॉलर 26 अरब डॉलर जो चाहिए इस साल, वो कहाँ से हासिल करेंगे। और ज़ाहिर है कि ये मुल्क के लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हैं, और हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम 5वीं बड़ी इस वक्त आबादी के लिहाज से मुल्क भी हैं और हम न्यूक्लियर पावर भी हैं। तो हमें कुछ अकल के नाखून तो लेने चाहिए, और अच्छी मईशत की अच्छी सियासत समझी जाती है। हमसाया मुल्क में एक ज़ालिम आदमी है, मगर वो अपनी मईशत बेहतर करता हुआ तीसरी दफ़ा इलेक्ट होने जा रहा है। तो लोग उसको आजकल वोट देते हैं जो अच्छी मईशत देता है, ना कि उसको देते हैं जो नारे तो कुछ और लगाए मगर लोगों के लिए कुछ ना करे। मैं खुद भी आईएमएफ का बड़ा नाक़िद हूँ, आप जानते हैं। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि इन हालात के अंदर हमें इस तरह की कोई मुहिम जोई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये अगर हम मान लें कि ठीक है अप्रैल में हमें प्रोग्राम मिल जाएगा, आप क्या देख रहे हैं ये जो क्राइसिस है प्राइसेस का? मैं ज़ाती तौर पर इर्द गिर्द अपनी मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि लोगों के नाक में दम है, और मुझे लगता है कि ये जो सियासी रैंगलिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये पीछे रह जाएगी और ये प्राइसेस आगे आ जाएंगी। हाउ डू यू लुक एट द कमिंग 4-5-6 मंथ्स इस गवर्नमेंट की? जी देखिए, वो तो आकर यही कहेंगे कि आप अपना प्राइमरी सरप्लस दिखाएँ। प्राइमरी सरप्लस दिखाना मैं आपको बताऊँ कुछ मुश्किल नहीं है, और महँगाई को नीचे लाना भी कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आप 3 ट्रिलियन के जो मराद दिए हुए हैं टैक्सेस में वो वापस ले लें, तो आपको वहाँ से 3 ट्रिलियन का जो फिस्कल डेफिसिट मिलेगा, वो इस वक़्त सूद का खर्चा जो कम से कम हमारा 8.5 ट्रिलियन पे पहुँच गया, उसको किसी हद तक सेट ऑफ करेगा और हमें मज़ीद कर्ज़े नहीं लेने पड़ेंगे। दूसरी मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अगर शरह सूद 22 की बजाय हम 10 कर दें, तो उससे गवर्नमेंट का अपना भी फिस्कल स्पेस जो है वो 1000 अरब की और निकल आएगी। मगर ये फैसले इसलिए नहीं करते कि अशराफिया के ऊपर जो टैक्सों की हमने एग्जम्पशंस दी हैं, उसको वापस लेने के लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए वो होती नहीं, क्योंकि उन्हीं के कहने पे तो आते हैं ये लोग, तो फिर उन्हीं की खिदमत बजा लाते हैं। कई दफ़ा अर्ज़ किया जा चुका है कि आपकी बड़ी-बड़ी सैलरियाँ हैं, आपकी बड़ी-बड़ी बारात हैं, अब जाने दीजिए। बहुत आपने 76 साल इस मुल्क को जो है आपकी इस वजह से हम बहुत बर्डन का शिकार हुए हैं। आपकी याशियों के लिए तो हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं, काश कर्ज़े हमें डेवलपमेंट के लिए लेने होते, लोगों की बहबूद के लिए लेने पड़ती, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लेते, हेल्थ और एजुकेशन बेहतर करने के लिए लेते, तो आज हम भी बड़ी कौम होते। ये सारे कर्ज़े या तो हम मालियाती खसारा पूरा करने के लिए या करंट अकाउंट डेफिसिट को लेते हैं। आप खौफ़े खुदा करें, इसको बंद करें, और उसके लिए एक ही हल होगा कि आप सबसे पहले जो है अपनी एनर्जी के अंदर जो आपने चोर चिकारी और सही बंद करें, और आईपीपीज़ को यहाँ से चलता करें, क्योंकि अब बहुत हो गया उनके साथ मुआहदों का मसला, क्योंकि वो वक़्त भी गुज़र चुका है। और नहीं, आईपीपीज़ के हवाले से आप क्या सजेस्ट करते हैं? कैसे जान छुड़ाएं इनसे? इन्हें थैंक यू कह दें और इसको टेक ओवर कर लें? जी, बिल्कुल, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। उन्होंने काफ़ी लूट-मार कर ली है, और ये इस एनर्जी कॉस्ट के ऊपर और इनको कीमतें बढ़ाने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हम और तरफ अपने लोगों को सतह गुर्बत से नीचे धकेल रहे हैं। आईएमएफ तो जो प्रिस्क्रिप्शन देता है वो इसलिए हम ठीक नहीं कर पाते कि हम प्राइमरी डेफिसिट इसलिए हमारा रहता है कि हम जो कर्ज़ों की भरमार है उसके ऊपर सूद 22% का सूद देना। आप सुनिए कि जिस रियासत की हुकूमत 22% का सूद देती हो, वो कैसे खुशहाली की तरफ जा सकती है? इसको 10% पे लाना होगा, तब कहीं जाकर हम बेहतर। डॉक्टर साहब इधर उन्होंने एक और बात आई है, ये इस जो हमारी इंडस्ट्री है खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कह रहे हैं कि 90% बंद हो जाएगी, अगली कोई भी एक प्राइस अगर बढ़ती है तो ये तो फिर पॉलिटिकल क्राइसिस भी बन जाएगा अगर बेरोजगारी इस तरह बढ़ती है तो, खुदा ना करे। जी बिल्कुल, अफोर्डेबल एनर्जी। देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं कि इस रीजन के अंदर जो कंपेटिटिव एनर्जी है वो नहीं करेंगे तो फिर तो कोई भी आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और अपने लोगों को भी कैसे, जब हम बाहर से इंपोर्ट इतनी हैवी करते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम की हो, और डीवैल्यूएशन इतनी हो चुकी है, तो इस केस में आईएमएफ जो भी हमें कहे, बरकैफ हम उनकी एक शर्त पूरी करने के लिए कि प्राइमरी सरप्लस रहे, यानी कि सूद को निकालकर बाकी अखराजात हम अपनी आमदन से पूरे करें, तो हम अखराजात को 1/3 कर लें, तो आमदन को थोड़ा सा बढ़ा लें, ये मराद ख़त्म करके, तो फिर भी बजट बैलेंस हो जाएगा। मुझे मौका दें तो मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा, मगर फिर मुझे सख्ती ये करनी पड़ेगी कि सारी मराद जो है 3 ट्रिलियन की वापस लेनी होंगी,
और जो FBR है उसको बंद करके एक नया फेडरलाइज नेशनल टैक्स एजेंसी बनानी होगी, क्योंकि थाना कल्चर को आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बात अब अधूरी रह जाएगी, कल फिर आपसे बात करेंगे, मगर जाते जाते सिर्फ एक बात फैज़ की लफ्ज़ में कि पापोश की क्या फिक्र है, दस्तार संभालो, पायाब जो मौज गुजर जाएगी सर से। ये सारी रूलिंग क्लास की लड़ाई की दमा चौकड़ी धरी की धरी रह जाएगी अगर हमने मैशत में ये इकदाम ना किए जिनका तरफ इशारा डॉक्टर साहब कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। ये था हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।